नमस्कार, नाइटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एक पत्रकार किसी भी देश का वो अहम हिस्सा होता है जो देश में हो रही गतिविधियों के लिए अपने कान खड़े रखता है और वहां की जनता की आंखें खोलने की भरपूर कोशिश करता है। जहां तक भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र की बात आती है तो यहाँ सरकार और जनता के बीच की पारदर्शिता और भी पक्की करने की पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो उसके कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ भी कुछ ऐसा ही होगा जो बाकी के 3 स्तंभों के साथ बैलेंस बना सके। लेकिन भारत में आज की पत्रकारिता और पत्रकारों के कार्यशैली को समझना हो तो पीछे के कुछ सालों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। सालों से मीडिया का ग्लैमर कुछ ऐसा बड़ा है कि IAS, IPS और बाकी के सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी करने वाले देश के मेधावी युवा मीडिया के जरिए ही देश के लिए कार्य करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के इच्छुक हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि इन मेधावी युवाओं में प्रतिभा और उत्साह की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या जब ये पत्रकार बनाने वाली संस्थाओं से बाहर निकलते हैं और खुद को पत्रकार कहलवाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं तो क्या सचमुच में ये पत्रकार होते हैं? इस सवाल का जवाब तो हम आगे सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले पत्रकार और पत्रकारिता के अस्तित्व को जो सवाल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उसे उठाना जरूरी हो जाता है, और वो ये कि आज के पत्रकारों को किस बात का डर है। इस सवाल से एक सच तो साफ साफ झलकता है कि आज के पत्रकार डरे हुए हैं। चलिए पत्रकारों के डरे होने की वजह तलाशने की ये कोशिश भी कर लेते हैं। पत्रकारों की डरे होने की वजह तलाशने बैठे तो एक के बाद एक लिस्ट तैयार होने लगेगी। अब अमेरिका को ही ले लीजिए। इस विकसित देश में पत्रकार राष्ट्रीयता से दो हाथ करने से भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वहां के संविधान में पत्रकारों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और यहाँ भारत के हमारे संविधान में पत्रकारों को ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ तो प्रेस को अपनी आजादी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली धारा से ही काम चलाना पड़ता है। अमेरिका में पत्रकार के पक्ष में उसका मीडिया संस्थान सरकार से भिड़ जाता है और कोर्ट जाने से भी नहीं कतराता, लेकिन भारत में मीडिया की संस्कृति ऐसी नहीं है। यहाँ आर्थिक अभाव और उससे उपजा हुआ ये डर कि पेट कैसे भरा जाए वो नए और पुराने हो चुके पत्रकारों का रूह कपा देता है। इस डर को खत्म करने का शायद एक रास्ता यही दिखाई पड़ने लगता है कि सरकार को खुश करना, क्योंकि सरकार के खिलाफ पत्रकारिता की तो वो नाराज हो जाएगी और पत्रकारों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ पत्रकारों की ऐसी बदहाल स्थिति है कि उनके पास नौकरी बजाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। एक छात्र जब पत्रकार बनकर कार्यस्थल पर पहुंचता है तो उसे ज्यादातर जो मिलती है वो एक ऐसे पत्रकारों की भारी भीड़ होती है जो आर्थिक रूप से बदहाल है, जिसके पास प्रयोग करने को कुछ रहा नहीं, जो कुछ नया करने को सोचता तो है पर उसे सिर्फ एक सवाल हाथ लगता है कि करें तो क्या, सब तो पहले ही हो चुका। यहाँ तक आर्थिक संकट की बात है तो अगर कोई पत्रकार किसी संस्थान में जाता है और उसी के हिसाब से लिखना या बोलना वहाँ का पहला नियम है, तो ऐसे में वो पत्रकार एक नजर अपने पेट पर डालता है और फिर उन नियम को मानने के लिए खुद बाध्य कर लेते हैं। प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाली पेरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की साल 2017 की रिपोर्ट जो कहती है वो भारत में पत्रकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 3 पायदान नीचे खिसक कर 136वें पायदान पर जा पहुंचा है। इससे ये समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि फ्रीडम हाउस की नजर में हमारा मीडिया आंशिक रूप से ही स्वतंत्र है। इस रिपोर्ट के आने के बाद साल 2017 में भारत में 11 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। 46 पर जानलेवा हमले हुए और पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के 27 मुकदमे दर्ज किए गए। अब आर्थिक स्थिति को लेकर डरना एक तरफ है और इस तरह से जान को जोखिम में डालकर और जान देकर पत्रकारिता करना
और अपने डर को मुंह तोड़ जवाब देना एक बहुत अलग बात है। भारत में 5 सितंबर 2016 को गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। तब उस हत्या ने कुछ लोगों को जगाया था और उन कुछ लोगों की लिस्ट में बातें बनाने वाले और बस इस हाई प्रोफाइल हत्या की व्याख्या करने वाले ही थे, जिसके बारे में खबरें गिनकर 2 से ढाई दिन चलाई गई। दबी दबी ही सही पर आवाजें उठाई गई और फिर सब मस्त हो गए। गौरी लंकेश की हत्या के 2 दिन बाद बिहार के अरवल जिले में 2 बाइक सवार हमलावरों ने एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार पंकज मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पत्रकार डरे क्यों हैं? इसका एक उत्तर तो यही हो सकता है कि स्वच्छंद रूप से अपनी बात रखने वाले पत्रकारों को ऐसी मौत का डर तो होता ही होगा। प्रेस की आजादी को खतरा इसकी शुरुआत से ही रहा है, लेकिन शुरुआती समय में पत्रकार खुद आवाज बुलंद करना राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति समझते थे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली वैसे वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कई तरह के डर पत्रकारों के मन में घर करने लगा। प्रेस की आजादी के इतिहास पर प्रकाश डाले तो साल 1857 की क्रांति के साथ ही लॉर्ड कैनिंग के बनाए गए गैंगिंग एक्ट अपने अस्तित्व में आया और इसी एक्ट के तहत सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी करते हुए प्रिंटिंग प्रेसों और उनमें छपने वाली सामग्री को विनियमित कर दिया गया। इस विनियमित के जरिए किसी भी छपने वाली सामग्री की जांच की जा सकती थी कि ये ब्रिटिश राज की नीतियों के खिलाफ है या नहीं। क्षेत्रीय भाषा के अखबारों ने जब 1876 से 77 के इमरजेंसी के दौरान औपनिवेशिक सरकार की ढिलाई को लेकर खबरें प्रकाशित की तो उस वक्त की सरकार स्थानीय आलोचनाओं को कुचलने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लेकर आई और उनके मुंह बंद कर दिए। इस एक्ट के तहत बंगाल के अमर बाजार पत्रिका समेत 35 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों पर कार्रवाई की गई और द बंगाली अखबार के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपने अखबार में अदालत की अवमानना की टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया। बनर्जी अपने उपनाम राष्ट्रीय गुरु के नाम से मशहूर थे। बाल गंगाधर तिलक को भी तब जेल जाना पड़ा जब दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा। पत्रकारों के डर को समझने के लिए छोटे शहरों में पत्रकारों पर होने वाले हमलों को देखना जरूरी हो जाता है, जिसमें पीड़ित पर ज्यादातर फील्ड के काम का जिम्मा होता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के नाम पर उनके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर खुद के असुरक्षित होने का डर सिर चढ़कर बोलने लगता है। अमूमन ही देखा गया है कि नेताओं और नामचीन हस्तियों द्वारा मानहानि के प्रावधान का भी प्रयोग प्रेस के खिलाफ बस इसलिए किया जाता रहा है कि इसे अपने खिलाफ बोलने से रोका जा सके। पत्रकार अगर संस्था या सरकार की भाषा बोलने लगता है तो उसके प्रति एक नकारात्मक भावना बनने लगती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? कहीं उसके विपन्न होने और उसके जान के खोने का खतरा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आते रहे हैं वो कुछ ऐसी ही सोच को सामने रखते हैं। तमिलनाडु का अगर रुख करें तो साल 1991 से 1996 के बीच जयललिता की सेहत और राज्य सरकार की कार्रवाइयों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट छापी गई, जिसके बाद हुआ ये कि उनकी सरकार ने प्रकाशनों के खिलाफ मानहानि के करीब 120 केस दर्ज कराए। इस तरह के केस का खर्चा बड़े मीडिया संस्थान बेशक उठा सकते हैं, लेकिन बीच के और छोटे मीडिया संस्थान के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगता है। इस डर का नतीजा ये होता है कि संपादक ज्यादातर ऐसी रिपोर्ट या स्टोरी छापने से परहेज कर जाते हैं जो मानहानि या और भी किसी तरह के केस में फंस जाए। अब पत्रकारिता करनी है और सच्चाई को उजागर करना है तो संरक्षण के बिना पत्रकार हताश तो होगा ही और उत्साह खत्म होगा सो अलग। पत्रकारों और पत्रकारिता के डर का जिक्र आज के संदर्भ में किया जाए तो हमें जो दिखाई पड़ता है उससे तो यही लगता है कि राजनीति और राजनीतिक पार्टियां पत्रकारों और पत्रकारिता पर हावी भी हो रहा है। हाल के 5 सालों में कुछ ऐसी पत्रकारिता दिखाई देती है कि अखबार हो या टीवी, फिर सोशल मीडिया पर एक ऐसी ना दिखाई देने वाली मोटी लकीर बदलते हालातों के साथ खींच दी गई, जिसमें पत्रकार के साथ एक मीडिया संस्था भी बटा हुआ दिखता है लेफ्ट और राइट के खेमे में।
वैसे ही जैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी वजूद की लड़ाई में पक्ष और विपक्ष में बट जाती हैं। एक पत्रकार बीच का माध्यम होता है, लेकिन आज नजर उठाकर देखने पर वो भी पार्टियों की तरह बटा हुआ दिखता है। ऐसे जैसे एक बार को लगता है कि वो पक्ष के साथ है, तो दूसरे ही पल विपक्ष के पाले में गिरा सा लगता है। पहले और आज में काफी फर्क दिखता है। पहले तो मीडिया और उसका पत्रकार एक सिपाही की शक्ल में दिखाई पड़ता था, जो सरकार पर निगरानी के लिए हर क्षण खड़ा होता था। लेकिन आज वो सिपाही थोड़ा बदला बदला सा लगता है। ऐसे हालात क्या बताते हैं? क्या मीडिया को कोई डर है जो उसे ऐसा करने पर बाध्य करता है? इस सवाल का शायद कुछ ऐसा जवाब हो सकता है कि मीडिया संस्थानों को अपने लाभ के बारे में भी सोचने को मजबूर होना पड़ता होगा। सामाजिक मुद्दे जिसे वो एक समाज के लिए खुलकर उठा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चैनल चलाने के सालाना खर्च को बैलेंस करने और टीआरपी हासिल करने के भारी भरकम के भागम भाग मुद्दों की तलाश कम हो गई है और बहस ज्यादा हो रही है। एक पत्रकार को शायद ये डर भी सता सकता है कि क्या उसने जो कवर किया है, उसने जो सामग्री जुटाई है या फिर जिस मुद्दे को उसने उठाया है वो उसकी संस्था के हित में है। क्या उसने जो मुद्दा उठाया है उससे टीआरपी ऊपर जाएगी या फिर कोई ऐसा लाभ होगा जो पत्रकार और मीडिया संस्थान को खुश रख सके, या फिर कोई दबाव जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। मीडिया का अस्तित्व ही सवाल पूछने और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने से शुरू और खत्म होता है। पत्रकारिता में इसके अलावा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों से जुड़ाव स्थापित करना है। सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के लिए पूरे पन्ने का विज्ञापन अखबार में दे या फिर करोड़ों रुपए टीवी को विज्ञापन देने में खर्च कर दे, इतनी तो आजादी मीडिया को है ही, चाहे ये आजादी उसे अपने अस्तित्व को खोकर ही क्यों ना मिली हो। इसके अलावा आज मीडिया की जैसी कार्यशैली है वो मीडिया की वास्तविकता से थोड़ी अलग दिखती है। पहले जो मीडिया राजनीतिक दांव पेच पर हावी होता था, आज वही राजनीतिक नेताओं को अपने चैनल पर बैठाता है ताकि उसे टीआरपी या ऐसे ही कई लाभ मुहैया हो सके। बेशक कई पत्रकारों में से कुछ एक अपने कर्तव्यों को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकार आज के इस माहौल और खुद को आगे करने की धारा में कुछ ऐसे बहाता चला जा रहा जो लोगों से तो जुड़ता है, राजनीतिक दलों और सरकार से तो जुड़ता है, लेकिन जनता और सरकार के बीच शायद वो पारदर्शिता स्थापित नहीं कर पाता जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।